हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक्सरसाइज 21 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो यहाँ एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ मैं एक फिगर बनाता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। राइट एंगल ट्राइंगल में वन ऑफ द इंटीरियर एंगल 90 होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि आउट ऑफ 3 इंटीरियर एंगल 1 एंगल विल बी 90। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एंगल्स एक्यूट होते हैं, एक तो 90 होता है और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं ना, जो बच जाते हैं 2 एंगल 90 को छोड़कर, वो कैसे एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना, ये 90 से छोटे आते हैं। एक वैल्यू 90 होती है और रिमेनिंग 2 एंगल 90 से लेस होते हैं। तो कोई से भी एक्यूट एंगल के सामने आने वाली साइड, सपोज करो इसी फिगर में मैं फोकस करता हूँ एक्यूट एंगल ए पर। मेरे पास 2 एक्यूट एंगल हैं, एक तो वर्टेक्स ए पर है और एक वर्टेक्स सी पे। अगर मैं वर्टेक्स ए वाले एंगल को कंसिडर करूँगा तो जो साइड इसके अपोजिट होगी, अपोजिट का मतलब सामने होगी, किसके सामने होगी? एक्यूट एंगल के सामने। एक्यूट एंगल के सामने आने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। 90 के सामने आने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे और जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी वो बेस कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये याद रखना है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं, एक 90 होता है और जो बाकी 2 बचे हुए होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, उनको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो कोई भी एक्यूट एंगल के सामने आने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 के सामने आने वाली लाइन को हाइपोटेन्यूस और जो थर्ड बचेगी वो बेस। सपोज करो मैं इसी फिगर में एक्यूट एंगल सी लूँ। अभी तो मैंने इस फिगर में एक्यूट एंगल कौन लिया था? एक्यूट एंगल ए लिया था। तो ए एंगल के सामने आने वाली लाइन BC थी, तो BC को हमने परपेंडिकुलर लिया था। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब इसी फिगर में अगर मैं एक्यूट एंगल C ले लूँ, 90 B पर ही है, 2 एक्यूट एंगल थे। पिछली बार ए एक्यूट एंगल को रेफ़र किया था हमने, तो उसके सामने वाली साइड देखी थी। इस बार हम एक्यूट एंगल C को देखेंगे। C भी तो एक एक्यूट एंगल है ना। इसके सामने आने वाली जो साइड होगी एंगल C के सामने, AB साइड है, तो सामने आने वाली साइड एक्यूट एंगल के परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने आने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है और जो थर्ड होती है रिमेनिंग वाली वो बेस होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे फिगर तो सेम है दोनों, राइट एंगल ट्राइंगल ABC ये भी था ये भी था। बस फ़र्क इतना है कि जो मैंने यहाँ पहली फिगर ली थी राइट एंगल ट्राइंगल वाली, उसमें A को एंगल कंसिडर किया था एक्यूट एंगल, जिसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थी BC। बट इन द नेक्स्ट फिगर वही थी, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार BC की जगह AB आ गया। BC की जगह कौन सा परपेंडिकुलर आ गया? AB। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल A लिया था, बट इस फिगर में एक्यूट एंगल C को लिया है हमने। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल C लिया है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? जो एक्यूट एंगल के सामने वाली होती है। ठीक है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं। अगर आप A वर्टेक्स वाला एक्यूट एंगल ले रहे हो तो उसके सामने आने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, और अगर आप C वर्टेक्स का एक्यूट एंगल ले रहे हो तो उसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। अब यहाँ पर जिस एक्यूट एंगल को हमने कंसिडर किया है उसको हम बुलाते हैं रेफरेंस एंगल। ये बात भी आप याद रखेंगे। जैसे कि इस फिगर में मैंने एक्यूट एंगल कौन सा लिया हुआ था? एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पर A वर्टेक्स का लिया था, तो इसलिए रेफरेंस एंगल जो है वो A कहलाएगा। ठीक है, जबकि इस फिगर में मैंने एक्यूट एंगल C लिया था 90 से छोटा, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल जो मैंने C लिया इसको हम क्या बुलाएंगे? रेफरेंस एंगल। तो दोनों फिगर में रेफरेंस एंगल डिफरेंट है। इसमें रेफरेंस एंगल A है, इसमें रेफरेंस एंगल C है, जिसकी वजह से दोनों में परपेंडिकुलर डिफरेंट आए हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल जो हमने रेफरेंस एंगल लिया है वो ही डिफरेंट है। एक में A एंगल लिया है और एक में C, तो उनके सामने आने वाली साइड भी डिफरेंट होंगी, इसीलिए परपेंडिकुलर दोनों फिगर में अलग अलग आए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी जो आपको यहाँ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इनका यूज़ करके ही हम इन क्वेश्चंस को
सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। टॉपिक का नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। तो कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं अब हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद रखने हैं। साइन, कॉस, टेन, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं और इनके सामने लिखी हुई वैल्यू रेफरेंस एंगल होती है। मैं यहाँ पर एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, थीटा सिंबल। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये है रेफरेंस एंगल। जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज़ करेंगे उनके सामने लिखी जाने वाली वैल्यू, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो कोई सिंबल हो, वो कहलाता है रेफरेंस एंगल, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया था, रेफरेंस एंगल एक में तो ए लिया था और एक में सी लिया था। देखो यहाँ रेफरेंस एंगल मैंने आपको पढ़ाया था ना। रेफरेंस एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो यही वो रेफरेंस एंगल है, ठीक है। ये एक रेफरेंस एंगल है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है। साइन क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। और जो आगे ये थीटा है, ये एक रेफरेंस एंगल है, ठीक है। सब में यही है। कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, थीटा उसका एंगल है, एंगल ऑफ रेफरेंस। टेन तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है और थीटा उसका रेफरेंस एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, या आप एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप याद करने से बच जाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है पी बी पी अपॉन एच एच बी। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो हमने P लिखा है ये P परपेंडिकुलर है, B बेस है, H जहाँ देख रहे हैं आप H को हाइपोटेन्यूस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है PBP अपॉन HHB, इसको हम उल्टा सीधा नहीं ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप याद रखना चाहते हो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि PBP की जगह आप PPB लिख दो, वो गलत हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में लिखना है PBP अपॉन HHB। तो यहाँ पे आपको इसे याद रखने का तरीका है, आप ऐसे समझ लें, ये शॉर्ट फॉर्म है PBP HHB। इसकी फुल फॉर्म बना लो आप कुछ भी फुल फॉर्म बना सकते हो। जैसे मैंने बना रखी है P फॉर पंडित, B फॉर बद्रीनाथ, P फॉर प्रसाद, और ये HHB ये भी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म बना सकते हो आप कुछ भी। मैंने बना रखी है हर हर भोले। तो पंडित, बद्रीनाथ, प्रसाद, हर हर भोले, PBP HHB। तो इस तरह से याद रख सकते हो। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस। अब ये जो मैंने सीक्वेंस में बताए थे, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। साइन, ये जो पहला है P अपॉन H, देखो P अपॉन में H, ये एक्चुअली में साइन का फार्मूला है, ठीक है। ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, तो साइन का फार्मूला हो गया P अपॉन H। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कॉस होता है, वो ये है B अपॉन H। ये जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है कॉस, उसका आंसर क्या है? B अपॉन H। जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है टेन, वो अगला वाला है P अपॉन B, ये टेन होता है। सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। साइन कॉस टेन, यहाँ भी वैसे ही साइन कॉस टेन, टेन का क्या फॉर्मूला है? P अपॉन B। अब कॉट है, साइन कॉस टेन तो हो गया। यहीं से टर्न राउंड लेके एक डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज में लिख रहे हैं, जैसे घड़ी चलती है। साइन आया, फिर कॉस आया, फिर टेन आया, फिर यहाँ राउंड हुआ, राउंड होके नीचे आ गए, यहाँ पे आएगा कॉट, फिर कॉट के आगे इधर आएगा सेक, फिर इधर आएगा कोसेक। इसी सीक्वेंस में याद करना है। साइन कॉस टेन, फिर इधर आ जाएंगे कॉट सेक कोसेक। ऐसा नहीं कि आप साइन कॉस टेन तो यहाँ लिखें और कॉट इधर कर दें, यहाँ पे कॉट नहीं करना, यहाँ कोसेक ही रहेगा। इसी सीक्वेंस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद रखेंगे, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला लिख लिया P अपॉन H, कॉस का B अपॉन H, टेन का P अपॉन B। अब बात करें कॉट की, कॉट नीचे लिखा है तो हम इसे नीचे से रीड करेंगे, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे, B अपॉन P। कॉट का फार्मूला हो गया B अपॉन B। सेक का फार्मूला हो गया H अपॉन B। कोसेक का फार्मूला हो गया H अपॉन P। तो ये हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही सीक्वेंस याद रखें, इससे ईजी होता है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ।
फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल इज एट बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एल शेप का है, यहाँ पे 90 होता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल एट बी, जिस वर्टेक्स पे आपने 90 शो करा है वो वर्टेक्स बी है, एंगल बी। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बताया था किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 होता है और जो बाकी दो एंगल होते हैं ये 90 से छोटे होते हैं। तो ये भी एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल है। और इन एक्यूट एंगल में से हम किसी एक को रेफरेंस एंगल ले लेते हैं। ठीक है ना, चाहे ए को रेफरेंस एंगल मान ले चाहे सी को, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं ए बी 8 सेंटीमीटर है। ए बी की लेंथ यहाँ पे 8 दी है तो हम यहाँ फिगर में मेंशन करते हैं 8 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ 15 दी है तो यहाँ बी सी पे हम 15 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे कि ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 है आपके पास और 3 साइड्स में से आपको 2 साइड्स मालूम है। ईजिली आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो। लोअर क्लासेस में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में लॉन्गेस्ट साइड जो 90 के सामने होती है उसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड पे लेते हैं। देखो 90 ये है, 90 के सामने आने वाली ये जो साइड है ए सी, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? जो 90 के ठीक अपोजिट में हो, सामने हो। ठीक है, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ए सी का स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट हैंड पे लिखोगे और इज इक्वल टू में रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर का सम लेंगे आप। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड। बची हुई कौन सी साइड है? दो, ए बी और बी सी। तो यहाँ ए बी का स्क्वायर और यहाँ बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड करनी है तो ए सी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। ए बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 है तो 15 का स्क्वायर। अब आप ए सी स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर होगा 225। अब आप जब इन्हें ऐड करोगे 64 को और 225 को तो आपको आंसर मिलेगा 289। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ए सी के ऊपर से हम स्क्वायर हटा के इधर रूट बनाएंगे 289 पे, और जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 289 निकालेंगे तो हमारे पास 17 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो हमें यहाँ ए सी की लेंथ मालूम हो गई, तो हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं ये आपकी 17 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट साइन ए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था ये जो साइन लिखा है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, और जो इसके आगे लिखा है ये कहलाता है रेफरेंस एंगल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बट आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो साइन है, साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, और साइन कॉस टेन इनके आगे आने वाली जो चीज़ होती है उसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस एंगल। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है और ये इसका रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल ए है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, सेम जैसे यहाँ बनाया था वैसा ही सेम यहाँ भी बनाएंगे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हम 2 एक्यूट एंगल में से एंगल ए को रेफरेंस एंगल दिखाएंगे। यहाँ पे एंगल ए जो है फर्स्ट पार्ट में रेफरेंस लिया जाएगा, और रेफरेंस एंगल के सामने आने वाली साइड जो होती है उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। जो भी एक्यूट एंगल आप ले रहे हो, रेफरेंस एंगल जिसको आप मान रहे हो, उसके सामने आने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने आने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड होती है वो बेस होती है। इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास है, हम यहाँ लिख देते हैं। बेस 8 थी यहाँ, बी सी
15 थी तो परपेंडिकुलर 15 हो गई, और AC 17 थी तो हाइपोटेन्यूस 17 हो गई। अब यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस सब आ गया है। रेफरेंस एंगल हमने किसको दिखाया था, A को दिखाया था, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो रेफरेंस एंगल A को दिखाया था, जिसकी वजह से इसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर लिया गया। अब साइन फाइंड करने के लिए, साइन A फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे P/H, ये फार्मूला होता है। ये कहाँ से आया, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PBP/HB। ये जो पहला है P/H, यही कौन होता है, साइन। शॉर्ट फॉर्म है ये, फुल फॉर्म बना सकते हो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो साइन का फार्मूला क्या है यहाँ, P/H। ये जो फार्मूला है ये साइन का है, P/H, ठीक है। तो हमने यहाँ साइन A = P/H लिखा। बस अब हमें करना क्या है, यहाँ P और H की वैल्यू भर देनी है इस फिगर में से देख के। P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको 15 दिख रहा है यहाँ, अपॉन H फॉर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस दिख रही है 17। अब ये सेम टेबल से कटेंगे नहीं, अगर आप इन्हें कट करना चाहेंगे तो ये कट नहीं हो पाएंगे। तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया साइन A का, वो आया 15/17। अब देखिए पार्ट नंबर B, कॉस A फाइंड करना है। यहाँ पे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, और जो उसके आगे A लिखा है ये एक रेफरेंस एंगल है, ठीक है ना। तो रेफरेंस एंगल इस बार बदला नहीं है। फर्स्ट पार्ट में भी रेफरेंस एंगल A था, सेकंड पार्ट में भी रेफरेंस एंगल A है। तो इसके लिए हमें अलग से फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों के रेफरेंस एंगल सेम थे। तो हम इसी फिगर को कंसल्ट करेंगे जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ करी थी, ठीक है। कॉस का फार्मूला देखते हैं। साइन के बाद अगला फार्मूला कॉस का ही होता है, B/H। तो कॉस A = B/H। अब यहाँ इसी फिगर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे A को ही रेफरेंस एंगल लिया गया था, B/H। बेस कितनी है, 8, अपॉन H फॉर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितनी है, 17। अब ये सेम टेबल से कटेंगे नहीं, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 8/17। अब देखिए पार्ट नंबर 3, tan A। tan एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, A उसके सामने जो लिखा है ये एक रेफरेंस एंगल है, और यहाँ पे भी आपको रेफरेंस एंगल वही नज़र आया जो पिछले दो पार्ट में आया था। देखो रेफरेंस एंगल A, B पार्ट में भी रेफरेंस एंगल A था, और जो थर्ड पार्ट है ये, उसमें भी रेफरेंस एंगल A है। इसका मतलब इस बार भी फिगर हमें यही यूज़ करनी है और कोई न्यू फिगर यूज़ नहीं करनी। tan का फार्मूला यहाँ देखेंगे, साइन कॉस के बाद tan होता है, तो tan का फार्मूला है P/B। tan A = P/B, P परपेंडिकुलर और B बेस। तो हमें इस फिगर में परपेंडिकुलर, इस फिगर में नहीं, यहाँ ये वाली जो फिगर है, इस फिगर में परपेंडिकुलर और बेस देखना है। परपेंडिकुलर 15 है और बेस 8 है, तो आंसर हो गया 15/8। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 4, कॉट C। हमें यहाँ कॉट C फाइंड करना है। देखो इस बार रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, ये एंगल कॉट के आगे लिखा हुआ C है, जबकि अभी हमने जो पिछले 3 पार्ट करे थे सब में साइन कॉस tan के आगे लिखा हुआ रेफरेंस एंगल A था, जबकि इस बार C है। तो इसका मतलब हम अब ये फिगर यूज़ नहीं करेंगे, हमें न्यू ड्रॉ करनी है। हम दोबारा से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, वही वाला सेम जैसे यहाँ था, ABC 90 B पर है, 90 डिग्री B पर, ये 8 है और ये 17 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 8 और ये 17, और ये नीचे वाली 15। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस एंगल पे फोकस करना है। देखो रेफरेंस एंगल इस बार C है, तो मुझे यहाँ C वर्टेक्स पर एक एंगल शो करना है, क्योंकि ये रेफरेंस एंगल है। तो इसके सामने की लाइन, रेफरेंस एंगल के सामने की लाइन परपेंडिकुलर ली जाती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। 90 के सामने की लाइन हाइपोटेन्यूस, और जो थर्ड वन है वो बेस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस हमने यहाँ मेंशन कर दिए। पिछली फिगर से इस बार फिगर डिफरेंट बनी है। देखो आप चाहो तो चेक करो, ये जो हमने फिगर बनाई थी इसमें रेफरेंस एंगल A को लिया गया था, इसमें इस फिगर में जो अब बनाई हमने, इसमें रेफरेंस एंगल किसको लिया गया, C को।
अब सी को रेफरेंस एंगल लिया है तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर ए को रेफरेंस एंगल लिया था तो ए के सामने वाली लाइन जो बी सी थी वो परपेंडिकुलर थी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज मेंशन कर दिए हैं। अब हमें यहाँ कॉट सी फाइंड करने के लिए कॉट का फार्मूला लगाना है। कॉट सी इज इक्वल टू साइन कॉस टेन, कॉट इसके नीचे होता है, यहाँ ये कॉट होता है, उल्टा पढ़ेंगे, कॉट इज इक्वल टू बी अपॉन पी। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, बस यहाँ वैल्यू फिल करनी है। बेस की वैल्यू देखोगे तो बेस आपको फिगर में, पुरानी फिगर नहीं देखनी, ये वाली देखनी है जिसमें रेफरेंस एंगल सी दिखाया हो। बेस इस फिगर का 15 है बेस, और परपेंडिकुलर इस फिगर का 8 है। तो फाइनली कॉट सी का आंसर हमारा आ गया 15/8। अब देखिए पार्ट नंबर 5, सेक सी। सेक सी, ये जो सेक है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, और जो सी है ये एक रेफरेंस एंगल है। अब यहाँ पर भी आपको पिछली वाली फिगर ही यूज़ करनी है, क्योंकि इस फिगर में एंगल सी को ही रेफरेंस दिखाया गया था, तो दोबारा से न्यू फिगर बनाने की जरूरत नहीं, हम इसी में करेंगे। सेक का फार्मूला लिखेंगे, रेफरेंस एंगल सी है तो सेक का फार्मूला कॉट के बाद इधर सेक होता है, नीचे से रीड करेंगे H/B। तो सेक सी बराबर H/B। H है हाइपोटेन्यूज, तो आप इस फिगर में देखोगे हाइपोटेन्यूज 17, और बेस की बात करें तो बेस यहाँ पे 15 है। तो फाइनल आंसर हो गया 17/15। तो इस तरह से पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब देखिए 6th पार्ट, कोसेक सी फाइंड करना है। इसमें भी आपका रेफरेंस एंगल सी नज़र आ रहा है। अब जब रेफरेंस एंगल सी नज़र आ रहा है तो हम ये वाली फिगर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें सी को ही रेफरेंस एंगल लिया गया है। तो हमें यहाँ कोसेक सी फाइंड करने के लिए कोसेक यहाँ होता है, नीचे से फॉर्मूला रीड करेंगे H/P। H/P, कोसेक का फार्मूला H/P। H की वैल्यू अगर आप फिगर में देखोगे हाइपोटेन्यूज 17, परपेंडिकुलर 8। तो फाइनली जो आंसर आया कोसेक सी का वो आ गया 17/8। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप बिल्कुल सेम वे में करेंगे। मैंने यहाँ इसका सॉल्यूशन कर दिया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 2 साइड्स गिवन थी, 15 और 12। तीसरी आपको दी नहीं थी, तो हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी और इसमें वैल्यूज़ पुट करके जो तीसरी लाइन थी वो हमने यहाँ फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में बोला था साइन ए फाइंड करो, तो रेफरेंस एंगल यहाँ पर साइन के आगे ए दिया है, तो ए का मतलब जो यहाँ ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एक्चुअली में जो साइन ए लिखा है ये एक्चुअली में साइन थीटा है। ए की वैल्यू थीटा है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो साइन ए लिख लो या आप चाहो तो साइन थीटा लिख लो। अब थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। तो हमने यहाँ सबसे पहले फिगर में आइडेंटिफाई करा कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस और कौन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद साइन ए फाइंड करने के लिए साइन ए का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरह सेम वे में कॉस ए को फाइंड करा है, और थर्ड पार्ट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फाइंड करना था, तो इसमें साइन ए और कॉस ए पे स्क्वायर लग रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू जो आपने यहाँ फाइंड करी थी साइन ए 3/5, वो यहाँ 3/5 फिल कर देंगे और जो पावर 2 थी वो भी लगा देंगे। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए का आंसर हमने यहाँ बनाया था 4/5, तो कॉस ए का आंसर लिखेंगे और जो पावर 2 है वो बाहर लगा देंगे। अब पावर को ओपन करना है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 × 5 करोगे 25, फिर एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करा तो फाइनली आंसर 1 आया। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। हमें फर्स्ट पार्ट में tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए फाइंड करना है। tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपको 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखेंगे, पहला है tan स्क्वायर ए और दूसरा है सेक स्क्वायर ए। सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या है, सबसे पहले हमें tan ए की वैल्यू को फाइंड करना है।
10 ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं 10 का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, फॉर्मेट कहा था मैंने आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये फॉर्मेट याद रखेंगे। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। पहला फार्मूला साइन का था पी अपॉन एच, दूसरा फार्मूला कॉस का होता है बी अपॉन एच, और तीसरा फार्मूला होता है 10 का पी अपॉन बी। तो हमें यहाँ 10 स्क्वायर ए दिया था, स्क्वायर हम बाद में करेंगे, पहले हम 10 ए फाइंड करेंगे। तो 10 ए फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये फार्मूला लगाना है, 10 का पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर आपको फोकस रेफरेंस एंगल पे करना है। रेफरेंस एंगल यहाँ पर ए है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10 है और उसके आगे लिखा हुआ रेफरेंस एंगल होता है। तो रेफरेंस एंगल ए जो है वो यहाँ पर है। तो आपको सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करना है, 90 डिग्री भी है इसके अंदर। तो हमें यहाँ सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी जो है उसकी फिगर को ड्रॉ करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ए बी डी। राइट एंगल ट्राइंगल बी डी सी भी है, बट हम उसे ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि हमें यहाँ पर 10 ए फाइंड करना है जिसमें रेफरेंस एंगल ए आ रहा है। तो रेफरेंस एंगल ए यहाँ पर है, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में है, बी ए डी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। जिसमें यहाँ पर ए डी की लेंथ 3 दी है और बी डी की लेंथ 4 दी है, और ये जो थर्ड लेंथ है ए टू बी ये हमें अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। हम इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में यूज़ करोगे तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस 90 के सामने जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बुलाते हैं, हाइपोटेन्यूस। रेफरेंस एंगल ए है, तो रेफरेंस एंगल के सामने जो साइड होती है, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो बच जाती है वो बेस। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया थी बात। रेफरेंस एंगल के सामने कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक अपोजिट हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 10 ए फाइंड करना था जिसका फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर का आंसर 4 दिया है और बेस का आंसर 3। तो हमें 10 ए की वैल्यू इजीली मिल चुकी है, 10 ए का आंसर 4/3 है, ठीक है। ये मैंने 10 ए का आंसर बनाया है। क्वेश्चन में बोला था 10 स्क्वायर ए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस यहाँ पर 10 ए का जो आंसर मिला है उसका स्क्वायर करना होगा ताकि हमें 10 स्क्वायर ए मिल जाए, ठीक है। तो स्क्वायर हम बाद में करेंगे, पहले हम अब सेक स्क्वायर ए पे आते हैं। सेक स्क्वायर ए के लिए हमें सेक ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको सेक ए फाइंड करना है तो फॉर्मूला सेक का क्या होता है, साइन कॉस 10, 10 के बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं कॉट, सेक इधर होता है और ये कोसेक होता है। सेक का फॉर्मूला नीचे से रीड करेंगे h/b, डाउन साइड नीचे से रीड करना है, सेक इज इक्वल टू h/b, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए है, सेक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसका रेफरेंस एंगल ए दिया है, और ए रेफरेंस एंगल इस फिगर में आ रहा है जो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। इसमें रेफरेंस एंगल ए है, बट इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बाकी दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने वाली होती है, जो 90 के अपोजिट वाली साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 के ठीक सामने लॉन्गेस्ट साइड ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, बची हुई 2 साइड्स का स्क्वायर का सम करना है। एक तो बी डी बच रही है तो आप बी डी का स्क्वायर करेंगे, सम करने के लिए प्लस लगाएंगे, और दूसरी बच रही है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फार्मूला यूज़ करा। ए बी हमारे पास वैल्यू नहीं है, बी डी की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए डी हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और जब आप इन्हें प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 25, और लेफ्ट हैंड पे आपका ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर। अब आपको ए बी फाइंड करने के लिए ये जो पावर 2 है ये यहाँ से हटानी होगी, तो ए बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रूट आ जाएगा लेफ्ट हैंड से स्क्वायर हटाने पर, तो फाइनली ए बी आ जाएगी 5।
तो हमें यहाँ ए बी की लेंथ भी मिल गई कितनी 5। तो हम यहाँ हाइपोटेन्यूस ए टू बी जो थी उसको 5 लेंगे, ठीक है। अब हमने सेक ए फाइंड करने के लिए यहाँ फॉर्मूला तो लिख ही लिया था, बस अब यहाँ पर हमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। हाइपोटेन्यूस इस फिगर में आपको 5 दिखेगी और बेस आपको 3 दिखेगी, तो सेक ए का आंसर 5/3 हो गया। अब हमें जो पार्ट फाइंड करना था उसको फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था, 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए हमें फाइंड करना है। 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर को तो ना हम ब्रैकेट के बाहर लगा लेंगे दोनों साइड, 10 में भी और सेक में भी। जो पावर 2 थी होल स्क्वायर वो हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दी, और 10 ए की जो वैल्यू हमने यहाँ रेडी करी थी 4/3 वो यहाँ ब्रैकेट के इनसाइड में फिल कर देंगे। सेक ए की वैल्यू हमने यहाँ 5/3 बनाई थी, उसको हम ब्रैकेट में फिल कर देते हैं और फिर इन स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, एलसीएम लेंगे 9, 9 1 जा 9, 1 इंटू 16 16, 9 1 जा 9, 1 इंटू 25 25। अब आप 16 में से माइनस करोगे 25 को, 16 में से 25 को माइनस करेंगे, साइन बड़ी डिजिट का आता है तो हमें यहाँ 25 बड़ा दिखेगा तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो 9 आएगा। अपॉन में क्या चल रहा है 9, 9 से 9 जब आप कट करोगे तो आंसर -1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कोसेक ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोसेक ए। तो यहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे रेफरेंस एंगल ए ही दिखाई देगा, और जब रेफरेंस एंगल ए है तो आप इसी फिगर को कंसल्ट करोगे, दूसरी कोई फिगर चेक नहीं करनी, क्योंकि इसी फिगर में हमने रेफरेंस एंगल ए लिया हुआ था, ठीक है। तो कोसेक का फॉर्मूला हमें यहाँ देखना है। कोसेक यहाँ नीचे लिखा है तो नीचे से ही रीड करेंगे, H/P। कोसेक इज इक्वल टू H/P। H फॉर हाइपोटेन्यूस और P फॉर परपेंडिकुलर। तो इस फिगर के अंदर हाइपोटेन्यूस 5 है और परपेंडिकुलर की बात करें तो 4। तो फाइनली जो पार्ट सेकंड का आंसर हो गया वो हो गया 5/4। आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। दोनों आंसर करेक्ट है। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में आपको जो फाइंड करना है उसमें एक तो कॉट सी नज़र आएगा और एक साइंस की सी। स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे, पहले हम फोकस सिर्फ कॉट सी पे और साइन सी पे करेंगे। दोनों में रेफरेंस एंगल सी है, ये रेफरेंस एंगल है। तो जब ये रेफरेंस एंगल है तो हमें फिगर इस बार राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा लेना है, दूसरी फिगर का यूज़ करना है। 90 डी पर यहाँ 4, यहाँ 12 और यहाँ सी रेफरेंस एंगल है और यहाँ बी है। तो यहाँ पर हमें जो थर्ड पार्ट में फाइंड करना है ना उसमें रेफरेंस एंगल आपको सी नज़र आ रहा है, इसलिए हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें एंगल सी दिखाई दे। अब हमें यहाँ सबसे पहले ये फिगर कंप्लीट करनी है। देखो रेफरेंस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस, और जो बची हुई है वो बेस। अब कॉट स्क्वायर सी हम बाद में करेंगे, पहले हम कॉट सी पे देखते हैं। कॉट सी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के नीचे आता है कॉट का फॉर्मूला B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट सी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसमें हमें बेस क्वेश्चन में पता नहीं है। अगर आप इस फिगर में देखो तो नीचे की बेस जो है ना D2C वो आपको पता नहीं, बाकी दो पता है। तो जब तक ये लेंथ नहीं पता होगी वो वैल्यू यहाँ पुट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद कॉट सी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की तीसरी अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं, D2C वाली। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ट्राइंगल का नेम लिखे, इन ट्राइंगल BDC, ये ट्राइंगल है BDC और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। लॉन्गेस्ट साइड 90 के ठीक सामने होती है BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, BC का स्क्वायर, BC 12 है तो हम यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर, यहाँ स्पेस का मैं इधर लिखता हूँ, ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
BC की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BD है 4 प्लस DC नहीं है। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 प्लस DC स्क्वायर, 16 इधर आएगा तो 144 माइनस 16 इज इक्वल टू DC स्क्वायर। और आप जब इन्हें माइनस करोगे 144 को और 16 को तो आपको आंसर मिल जाएगा 128 इज इक्वल टू DC स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट आएगा, 128 इज इक्वल टू DC, जो ऊपर स्क्वायर था उसकी जगह हमने रूट ले लिया। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ रफ में करके दिखाऊँ। 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल से 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 के टेबल से 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और एक ये लास्ट का 2 खुद बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट में करना क्या होता है, जो जो चीज़ 2 आ रही है ना वो आप रूट के बाहर लिखोगे 1 टाइम। ये आप ऑलरेडी स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। यहाँ मैं इधर स्पेस कम है तो यहाँ से इधर नीचे समझा देता हूँ। 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन 64 टाइम, 2 से कटेगा 32 टाइम, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये जो डबल डबल बन रहे हैं 2, ये तो रूट के बाहर एक एक बार लिखे जाएंगे और ये जो सिंगल बच गया है ना ये सिंगल बचा हुआ रूट के अंदर रहेगा। 2 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो ग्रुप बनने हैं 3 ग्रुप सेम वैल्यू के, तो ये जो 2 आ रहे हैं ये हम रूट के बाहर लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन डबल डबल नहीं सिंगल लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने पे। और इक्वल टू में क्या रह जाएगा DC। तो हमने यहाँ DC का आंसर फाइंड करा। अब बारी है कोसेक फाइंड करने की, सॉरी कोसेक नॉट कॉट। आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वो था कॉट स्क्वायर C। क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर C। स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले कॉट C फाइंड करते हैं। कॉट का फॉर्मूला PBP अपॉन HHB। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, और टेन से इधर आ जाते हैं तो यही कॉट होता है B अपॉन P। तो हम यहाँ कॉट C में बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे। बेस की बात करें तो बेस DC है जो कि हमने अभी बनाई 8√2 अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर फिगर में 4 है। 4 से 8√2 कटेगा 2 टाइम तो 2√2 बचेगा। ये कॉट C आया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, कॉट C के साथ साथ एक साइन C की और ज़रूरत है, साइन C। तो हमें यहाँ साइन C भी निकालना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल C है। ये फिगर आपको कंसल्ट नहीं करनी क्योंकि इस फिगर में रेफरेंस एंगल A को लिया गया था, जबकि अब जो है रेफरेंस एंगल C है, तो हम इसी फिगर को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और कोई फिगर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रेफरेंस एंगल C पर दिखाया हुआ है। तो साइन C फाइंड करने के लिए साइन का फार्मूला क्या होता है, P अपॉन H। परपेंडिकुलर अगर आप फिगर में देखो, फिगर में परपेंडिकुलर है 4 और H हाइपोटेन्यूस कितनी है, ये 12। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी, 12। ये मैं यहाँ से कन्फ्यूज़न ना हो तो इरेज कर देता हूँ, ये 12 थी आपकी। ठीक है, अब हमने कॉट C भी बना लिया, अब साइन C भी बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, इन पे स्क्वायर लग रहा था। कॉट पे भी स्क्वायर है, -1 अपॉन साइन पे भी स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, कॉट स्क्वायर करने के लिए ये जो कॉट C की वैल्यू बनाई थी ना 2√2, इस पे स्क्वायर लगा दो, -1 अपॉन साइन स्क्वायर C। तो साइन C की जो वैल्यू आपने 4/12 बनाई उसका स्क्वायर यहाँ ले लो। ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू भरनी है, जो चीज़ पूछी गई थी उसमें हमें सिर्फ वैल्यू फिल करके दिखानी है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो आप जानते हो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और √2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर जब करेंगे ना तो रूट हट के 2 बचेगा। तो एक तो 4 आएगा और एक 2 आएगा, इनके बीच में यहाँ कोई साइन नहीं दिखेगा आपको, ना प्लस ना माइनस, तो ये मल्टीप्लाई है। तो 2√2 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है √2 से, और जब स्क्वायर करा तो 2 का तो बन गया 4 और √2 का बन गया 2, तो 4 × 2 8 हो गया,
1 ऐसे ही। अब ये जो अपॉन में स्क्वायर है ना, ये नीचे अपॉन है, अपॉन के नीचे अपॉन जब आता है ना तो ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4/12 है, लेकिन जब ये ऊपर आएगा ना तो 4/12 की जगह 12/4 लिखा जाएगा। और स्क्वायर भी करना है, तो 12 का स्क्वायर तो हो गया 144 144, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। वरना आप इन्हें कट भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ इन्हें कट कर लो, ठीक है ना। साइन सी की वैल्यू 4/12 आई थी, इन्हें कट कर लो आप। 4 1 4, 4 3 12, तो वो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो साइन सी 1/3 आया, वही हम यहाँ फिल करते हैं ताकि हमें ईजी हो कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर सी में हमें कॉट सी की वैल्यू को लिख के उस पर स्क्वायर लगाना है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी में जो साइन सी की वैल्यू आई थी उस पर स्क्वायर लगेगा। साइन सी की वैल्यू क्या थी 1/3, तो उस पर हमें क्या लगाना है, ये स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब 2 का तो स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएंगे, माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 आएगा। ये जो ये 1 है इसके अपॉन में 1/9 बनेगा स्क्वायर करने पे, और जो कि ऊपर आगे उल्टा हो जाता है, यह ऐसा आएगा, ठीक है। 8 माइनस 1/1/9, और ये ऊपर लाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, स्पेस का मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूँ मैं यहाँ, ये हो जाएगा 8 माइनस, इधर करता हूँ मैं, यहाँ से इरेज करके इधर लिख देता हूँ मैं, रिमेनिंग स्टेप इधर करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3 का स्क्वायर 9। अब ये जो अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 8 माइनस 1 × 9/1। अब नेक्स्ट वर्क 8, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 9 × 1 क्या होता है 9, अपॉन 1 करेंगे तो डिवाइड बाय 1 करने पे आंसर वही आता है, तो इस पूरे को सॉल्व करके 9 हो गया, ये माइनस का 9। अब 8 में से 9 को माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या बनेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया वो हो गया -1। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, यहाँ मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एंगल बी इज़ 90। तो मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा और उस ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स बी पर लूँगा, और ट्राइंगल का नाम है ABC। AB को 5 सेंटीमीटर लेना है, BC प्लस AC 25 लेनी है। क्वेश्चन में बोला है BC प्लस AC बराबर 25 सेंटीमीटर ली जाए। अब यहाँ दो साइडों का सम दिया है, आप यहाँ लेट कर ले कोई सी भी एक लाइन, चलो BC को मान लेते हैं, लेट से BC इज़ x सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा था कि BC प्लस AC 25 है, जिसमें BC x ली जा रही है, लेट किया था अभी हमने, AC अभी हमने लेट नहीं करी, इसको हम फाइंड करेंगे। तो AC बराबर ये जो प्लस का x है ये इधर आके -x हो जाएगा, तो 25 माइनस x, तो AC आ गया 25 माइनस x, और BC हमने लेट की है x। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स में तीनों साइडों को हमने मेंशन कर दिया कौन क्या क्या है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। आपको रेफरेंस एंगल A पर लेना है, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, साइन A फाइंड करना है, इसलिए रेफरेंस एंगल A पर लो आप, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर आपको x की वैल्यू को पता करना है। सबसे पहला काम, ट्राइंगल में तीनों साइडें डली हुई हैं, बट एक साइड एक्जैक्टली 5 सेंटीमीटर है, बट बाकी जो दो है ना वो इन टर्म्स ऑफ x लिखी हुई हैं, तो हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने जो है वो AC है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ए सी का स्क्वायर, यहाँ जो ए सी है 90 के सामने वो 25 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी है 5, बी सी का स्क्वायर, बी सी है यहाँ एक्स। यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो पावर 2 दिख रही है ना, ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50, 50 इंटू एक्स करेंगे तो 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल की राइट हैंड साइड पर भी आ रहा है और इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रहा है, तो सेम सेम दिखने वाली वैल्यूज़ जो लेफ्ट पे और राइट पे होती हैं वो कैंसिल हो जाती है। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, ये जो 50x है ये इधर ले आएंगे और 25 इधर, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, इन्हें माइनस करेंगे तो 600 बनेगा इज इक्वल टू 50x। 50 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आएगा और ये कैंसिल होके 12 बचेगा, x इज इक्वल टू 12। तो ये हमने x फाइंड करा है। अब हम लिखते हैं x किसको माना था, BC को, तो हमें आंसर BC का आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। और दूसरी कौन सी लाइन थी, AC, 25 माइनस एक्स दैट इज़ 25 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हमने BC भी पता कर ली, AC भी। अब जो हमें फाइंड करना था उस पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। वो कह रहा है साइन ए फाइंड करो क्वेश्चन में सबसे पहले। अब साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। रेफरेंस एंगल A दिख रहा है, तो यही वो फिगर है जिसमें रेफरेंस एंगल A लिया गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कौन होती है, रेफरेंस एंगल A है ना, तो जब रेफरेंस एंगल A है तो रेफरेंस एंगल के सामने वाली लाइन ही परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूस, और जो तीसरी बच जाती है ये होती है बेस। तो हमें अब तीनों पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। अगर इस फिगर में देखने से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ बना लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी बार आप ड्रॉ करें। ABC 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस है जिसकी नेम AC है, और AC का आंसर 13 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस 13। AB की बात करें तो A to B ऑलरेडी गिवन थी 5 जो कि बेस है, और तीसरी है B to C, वो हमने यहाँ फाइंड करी थी, BC कितनी 12। ये रेफरेंस एंगल A के ठीक सामने है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में डलेगा 12 और हाइपोटेन्यूस डलेगी आपकी 30। तो साइन A का आंसर बन गया 12/30। अब देखिए कॉस है, कॉस का फार्मूला B/H, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये फार्मूला होता है। तो रेफरेंस एंगल इसका भी A है, तो यही फिगर देखी जाए, रेफरेंस एंगल A और बेस और हाइपोटेन्यूस बताना है, तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस है 13, और बेस की बात करें तो बेस यहाँ पर 5 था, तो फाइनली कॉस A का आंसर 5/13 आया। अब है कोसेक C, हमें फाइंड करना है कोसेक एंगल C। कोसेक का फॉर्मूला देखें, फॉर्मेट वही है PBP/HHB, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कोसेक ये है H/P, कोसेक का फॉर्मूला H/P। H हाइपोटेन्यूस होती है, तो फिगर में देखेंगे हाइपोटेन्यूस ये रेफरेंस एंगल A था। इस फिगर में अगर आप ढूंढोगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी, आंसर शीट से मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोसेक के सामने रेफरेंस एंगल C दिया गया है, जबकि अभी तक जो मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें रेफरेंस एंगल A ले रहा था। तो मुझे फिगर को यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, ये थोड़ा ऊपर करके बनाता हूँ मैं। ये 12 परपेंडिकुलर है
ये बेस 5 और ये 13 हाइपोटेन्यूज। तो ये फिगर हमने वही सेम बनाई, कुछ भी चेंजेस नहीं करे, बट थोड़ा सा चेंजेस अब हमें करने ये हैं कि इस फिगर में रेफरेंस एंगल ए लिया गया था, जिसकी वजह से बेस ये थी और परपेंडिकुलर ये 90 के ठीक सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होती है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बस रेफरेंस एंगल इस बार हम ए की जगह सी ले रहे हैं, जिसकी वजह से रेफरेंस एंगल के ठीक सामने आने वाली लाइन को परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो ये बेस नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर लिखेंगे और ये वाली लाइन बेस है। अब इस फिगर में से यहाँ वैल्यू फिल करनी है, h अपॉन पी, h फॉर हाइपोटेन्यूज 13, p फॉर परपेंडिकुलर 5। तो फाइनली जो फिफ्थ का थर्ड पार्ट आया वो आया 13/5। अब देखें sec फाइंड करना है, रेफरेंस एंगल इसका भी c है। जब रेफरेंस एंगल c है तो यही फिगर देखेंगे जिसमें c को रेफरेंस एंगल लिया गया हो। ठीक है, ये वाली फिगर नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें रेफरेंस a पर बनना है। तो sec एंगल c फाइंड करना है। साइन का फार्मूला p/h, कॉस का फार्मूला p/h, tan p/b, कॉट b/p, sec यहाँ है h/b, ये है sec h/b। अब हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू हम फिगर में से भर देंगे। हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 12, तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 13/12। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल सेम वे में करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है। 3 जो है यहाँ cot के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला 3 राइट हैंड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा cot A इज इक्वल टू 4/3। अब cot के नीचे आप cot का फार्मूला लगाओगे PBP/HHB। cot का फार्मूला होता है B/P, ये B/P नीचे से रीड करना है। B/P cot का फार्मूला होता है, तो हम cot के नीचे लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इज इक्वल टू 4/3। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो अगर आपको दिया होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सीखा है। बिना राइट एंगल ट्राइंगल के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। आपको यहाँ कॉट ए दिखाई दे रहा है, रेफरेंस एंगल कॉट के आगे ए है, तो हम यहाँ एक्यूट एंगल ए रेफरेंस लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री बी पर लेंगे और ये वर्टेक्स सी हो जाएगा। 90 पे कभी भी रेफरेंस एंगल नहीं लिया जाएगा। देखो यहाँ रेफरेंस एंगल ए था, तो आप 90 वाली प्लेस छोड़कर चाहे तो इधर कॉर्नर पे लिख सकते हैं रेफरेंस एंगल ए, या फिर उधर वाले रेफरेंस एंगल को दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ रेफरेंस एंगल ए इस कॉर्नर पे शो किया है और रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस लेते हैं और जो बच जाती है तीसरी साइड वो बेस लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा था 4/3। अपॉन का मतलब रेशो होता है, तो हमें यहाँ लेट करना है। मान लें कि जो बेस है वो 4x है और जो परपेंडिकुलर है वो 3x है। ये लेट किया है हमने और अब हम इसे फिगर में लिखेंगे, बेस को 4x और परपेंडिकुलर को 3x। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम तीसरी साइड को फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का भी स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर है CB, तो CB का स्क्वायर प्लस बेस है AB का स्क्वायर। अब आप इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। AC की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, CB की वैल्यू, CB कौन है, CB परपेंडिकुलर है 3x, तो हम यहाँ लेंगे 3x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर करने के लिए AB बेस थी 4x, तो यहाँ लेंगे 4x का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर्स ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड पे तो AC स्क्वायर रहेगा, राइट हैंड पे 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और x का भी स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 16x स्क्वायर
AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करके बन जाएगा 25x स्क्वायर। फिर ये जो स्क्वायर है ये हटा के हम रूट बना देंगे 25x पे, और फाइनली आपका आंसर रूट सॉल्व करके ये आ जाएगा 5x। 25 का तो रूट 5 हो जाएगा और x स्क्वायर का रूट x हो जाएगा। तो अब यहाँ AC आ चुकी है। अब हम फिगर दोबारा बनाते हैं, CBA। ये फिगर दोबारा ड्रॉ करी, बेस 4x पता थी, CB जो थी परपेंडिकुलर वो 3x थी, और ये जो AC हाइपोटेन्यूस है वो हमने अब फाइंड करी 5x। अब ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता चल गई। अब आपको जो प्रूव करना है ना, प्रूव, उनमें आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो दिखाई दे रहे हैं वो सब फाइंड करोगे। tan दिखाई दे रहा है, cos दिखाई दे रहा है, sin दिखाई दे रहा है, तो आप ये सब फाइंड करोगे। क्या क्या फाइंड करना है? tan A फाइंड करना है, cos A फाइंड करना है और sin A। इनके फॉर्मूले लगाएंगे हम। tan का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है tan का। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहाँ 3x पता है, बेस 4x है, x से x कैंसिल होगा तो बनेगा 3/4। cos का फॉर्मूला लगाएंगे, cos का फॉर्मूला होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू फिगर में देखेंगे तो 4x है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5x है, x से x कट जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला लगाएंगे P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और फिगर में देखेंगे परपेंडिकुलर 3x है और हाइपोटेन्यूस 5x है, x से x को कट करेंगे तो आंसर 3/5 आएगा। अब आपको जो चीज़ प्रूव करनी है उसको नोट करना है, लेफ्ट हैंड को अलग, राइट हैंड को अलग। चलो पहले LHS सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 1 - स्क्वायर को तो ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे और tan A की वैल्यू 3/4 आई थी वो यहाँ लिखेंगे, अपॉन 1 + tan स्क्वायर A है, स्क्वायर को बाहर लगाएंगे और tan A की वैल्यू 3/4 लिखेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 - 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हम LCM लेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी LCM लेके इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ 1 है ये, तो LCM ऊपर जो आएगा वो आएगा 16। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा। 1 कितने जा 16 होता है, 1 16 जा, 16 1 जा करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 16 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 के 9 से करेंगे तो 9 आएगा। ये तो ऊपर का फ्रैक्शन हो गया। अब ये जो अपॉन है इसके नीचे वाले फ्रैक्शन का भी LCM लेंगे, LCM 16 आएगा। इस 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाएंगे, 1 16 जा 16 होता है, 16 × 1 16 होगा, माइनस, ये माइनस नहीं है यहाँ प्लस है। 16 के टेबल में 16 1 जा आता है, 1 × 9 9। ये हमने सिंपल वर्क करा है। फ्रैक्शंस को एडिशन कैसे करते हैं छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, LCM लेके वही मेथड किया है। अब हम इन्हें माइनस करेंगे। 16 में से 9 को जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 7/16। बड़ा अपॉन बनाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 25/16। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? नेक्स्ट वर्क ये है कि आप दोनों के फ्रैक्शंस जो ऊपर है, एक फ्रैक्शन तो ऊपर आ रहा है, ध्यान से देखो, और एक फ्रैक्शन नीचे आ रहा है। आप दोनों फ्रैक्शंस में देखोगे डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन्हें कट कर सकते हो, 16 से 16 को कट कर सकते हो। वरना आपके पास ऑप्शन ये है कि ये जो नीचे वाला 25/16 है इसे ऊपर लाके मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि जब अपॉन के नीचे फ्रैक्शन आता है ना तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आपका आंसर इन्हें सॉल्व करके आ गया 7/25। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे cos की और स्क्वायर बाहर लगाएंगे, माइनस साइन की वैल्यू भर के स्क्वायर बाहर लगाएंगे। देखो cos A की वैल्यू तो आई थी 4/5 और साइन A की वैल्यू आई थी 3/5। आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो 16/25 आएगा, माइनस यहाँ स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा, और LCM लेके जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आएगा 16 - 9 जो कि क्या होता है 7/25। अब लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करके यही आया,
राइट हैंड को भी सॉल्व करके यही आ गया, तो आपको एट लास्ट क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।